नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो मौतें हुई हैं। दोनों मौतों की वजह से बताया जा रहा है अब यूएसए में सिचुएशन कभी भी सेम नहीं रहेगी। राइट विंग लेफ्ट विंग में डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये जो दो चेहरे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक तो ये यूक्रेनियन लड़की जो यूएसए में रह रही थी, जिसे रिसेंटली एक अफ्रीकन अमेरिकन ने बुरी तरीके से ट्रेन में मार दिया बिना किसी वजह की। इसकी जो वीडियो है ये सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई थी। ऑब्वियसली यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से मैं जो वीडियो है ये आपको दिखा नहीं सकता, बट दिल तोड़ देने वाली वीडियो है। ये लड़की ऑब्वियसली यूक्रेन से यूएसए में गई थी एक बेहतर भविष्य के लिए, सेफ्टी के लिए। और यूएसए में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते वक्त एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी, जिसका एक बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास था क्राइम का, वो बिना वजह इसको स्टैब करके मार देता है। और फिर दूसरे व्यक्ति यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है चार्ली कर्क, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही बड़े पॉलिटिकल सपोर्टर। ओपनली यूएसए में डिबेट करते थे, सबके सामने लोगों से पूछते थे कि आओ मुझसे वार्तालाप करो, डिबेट करो। और जो डोनाल्ड ट्रंप इस बार इलेक्शन जीते थे उसमें चार्ली कर्क का भी मैं कहूंगा एक काफी बड़ा रोल था। ये और विवेक रामास्वामी जगह जगह जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रमोशन करते थे। और दोनों की मौत पे आपने एक बात नोट करी होगी, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूरे देश को संबोधित करते हुए बोला है कि दोनों जो ये मौतें हुई हैं ये बहुत ज़्यादा गलत है और यूएसए इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। सबसे पहले तो जो ये यूक्रेनियन लड़की थी जो यूएस में रह रही थी, उसके साथ जो हुआ है उसके बारे में ट्रंप ने क्या कहा है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिर चार्ली कर्क के साथ जो रिसेंटली क्या हुआ ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि क्यों आज के समय अमेरिकन मीडिया ही हर जगह ये पब्लिश कर रहा है कि नेशन ऑन द एज। नेशन इस वक्त बिल्कुल एज पे है। यूएसए के अंदर ही राइट विंग लेफ्ट विंग के बीच में पॉलिटिक्स और देश हित को छोड़ के ना, बस आप कह लीजिए आइडियोलॉजी की बड़ी वॉरफेयर होने वाली है। आप देखोगे टाइम मैगजीन ने भी इस पर यह आर्टिकल पब्लिश किया है, दिस इज वॉर। डोनाल्ड ट्रंप और इनका जो राइट विंग का जो वहां पे जो इनकी पार्टी है वो ओपनली कह रहे हैं कि लेफ्ट विंग पर अब क्रैकडाउन करने की आवश्यकता है। ये लोग बिल्कुल काबू से बाहर जा रहे हैं और आज के समय लेफ्ट विंग के लोग सीधा सीधा जो राइट विंग के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको टारगेट कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से देश को यह बताया कि देखिए इरिना जरुस्का जो ये 23 साल की यूक्रेनियन लड़की थी, इसके साथ क्या हुआ था। For far too long, Americans have been forced to put up with Democrat-run cities that set loose savage, bloodthirsty criminals to prey on innocent people, really very, very innocent people. In every place, they control radical left judges, politicians, and activists, and they've adopted a policy of catch and release for thugs and killers. In Charlotte, North Carolina, we saw the results of these policies when a 23-year-old woman who came here from Ukraine met her bloody end on a public train. And here's a picture of it. This is the picture of it. ना मैं ये देख पा रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है इस इंसिडेंट को लेकर। पूरी वीडियो अगेन अनफॉर्चुनेटली मैं दिखा नहीं सकता, सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स काफ़ी वायरल हुई थी ये। बट डोनाल्ड ट्रंप का ये यहाँ पर कहना है कि डेमोक्रेट पार्टी जो है, जो लेफ्ट पार्टी है यूएसए में, ये इनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी है, राइट विंग पार्टी है, इनका ये कहना है कि डेमोक्रेट रन जो स्टेट्स है यूएसए में, जैसे फॉर एग्जांपल शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना जो एरिया है, ये डेमोक्रेट वहाँ पे लोग पावर में है। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि जहाँ भी डेमोक्रेट जाते हैं वो काफ़ी बार क्रिमिनल्स को ना बार बार जेल से छोड़ देते हैं और यही क्रिमिनल समाज में जाकर इनोसेंट लोगों को मारते हैं। And this is a picture of the woman, a beautiful young girl that never had problems in life, with a magnificent future in this country. And now she's dead. She was slaughtered by a deranged monster who was roaming free after 14 prior arrests. यह बहुत बड़ी बात है, जिस आदमी ने मारा है इस यूक्रेनियन लड़की को 14 बार उसको अरेस्ट किया गया था इन द पास्ट, बार बार छोड़ते गए और फाइनली ये इंसिडेंट हुआ। और इंटरेस्टिंगली इंटरनेशनली मुझको बोलना पड़ेगा इस इंसिडेंट को इतना कवर किया नहीं गया। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर यूएस इन्वॉल्व है, दूसरी बात सिंस यूएस की एक माइनॉरिटी यहाँ पर इन्वॉल्व है तो ओवरऑल आप कह लीजिए मीडिया ने इतना एक्सटेंसिवली इस टॉपिक को कवर किया नहीं गया। यही कुछ इंडिया में हुआ होता, भगवान ना करे मान लीजिए कोई फॉरेनर इंडिया में ऐसे ही घूम रही होती और उसके साथ ऐसा हो जाता, इट वुड हैव मेड इंटरनेशनल न्यूज़ और काफ़ी जगह इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म भी शुरू हो जाता। बट इस पर्टिकुलर केस में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने यह बात भी मेंशन करी है कि सिंस यूएस मीडिया
इतना एक्सटेंसिवली इस पर्टिकुलर इशू को रेज नहीं कर रहा था। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को खुद ही यहाँ पे डिसाइड करना पड़ा कि मैं ये इशू रेज करूंगा, और विजिबली लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी एंग्री ओवर दिस इशू। और देखिए यहाँ पे ना आपको ये भी एक बात नोट करनी पड़ेगी, जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं ना यूएस पे, उनका लंबे समय से ये कहना है कि यूएस में डिस्प्रपोर्शनेटली जो क्राइम्स होते हैं वो वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग हैं वो ज़्यादातर करते हैं बाकियों पर। अब ये अगेन आरोप बहुत बड़ा है, ये लोग कहते हैं नंबर जिसको प्रूव करते हैं, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि जब इस बात पे पॉलिटिक्स लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं ना। जो ये यूक्रेनियन लड़की का केस हुआ था, इससे ऑलरेडी यूएस बहुत जरा बढ़ चुका था। ऑनलाइन कई लोग रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे थे अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर। अफ्रीकन अमेरिकन कह रहे थे कि हमको बिना वजह टारगेट किया जा रहा है, एक केस को पकड़ के पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मगर फिर उसके बाद एक और केस सामने आता है चार्ली कर्क का। उसके बाद तो देखिए राइट विंग लेफ्ट विंग में जो डिवाइड है ये बहुत ही जरा बढ़ गया। चार्ली कर्क के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कॉलेज ड्रॉप आउट था, मगर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही बड़ा सपोर्टर बनने से इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का आप कह लीजिए प्रचार करता था। काफ़ी बार किसी कैंपस में जाकर वहाँ पे एक कैंप लगा देना, एक टेंट में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेना और डिबेट करना है इस बात को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है, जो भी डोनाल्ड ट्रंप के वादे हैं, क्या ये सही है नहीं है यूएसए के लिए, क्यों डोनाल्ड ट्रंप बेहतर ऑल्टरनेटिव है कमला हैरिस या फिर जो बाइडन से। तो चार्ली कर्क आप कह लीजिए अमेरिका में जो वाइड मेजॉरिटी है, आज भी आप अगर अमेरिका के डेमोग्राफिक्स देखें, अमेरिका में आप अगर टोटल आबादी देखोगे तो 36 करोड़ की है, और आप अगर 2020 का सेंसस देखो यूएसए का तो 60% के आसपास जो आबादी है यूएसए की, तो ये वाइड पॉपुलेशन है। मतलब ये यूरोपियन डिसेंट के लोग हैं, इनके फोर फादर्स यूरोपियंस थे। बाकी जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये 12% के आसपास है, बाद में मल्टी रेशियल लोग भी है 10% के आसपास, और फिर वेरियस और ग्रुप्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। चार्ली कर्क और डोनाल्ड ट्रंप का मेन टारगेट होता था ये जो 60% अमेरिकन पॉपुलेशन है वाइट, इनको ये बताना कि देखिए आपके अगेंस्ट अत्याचार हो रहा है, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो इंडियंस आ रहे हैं बाहर से आपकी जॉब्स खा जाएंगे। चार्ली कर्क काफी बार इंडियंस के अगेंस्ट बोलते थे। मुझे ऑनेस्टली मैं साफ साफ बोल दूं, एज एन इंडियन अगर आप चार्ली कर्क के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि जी बहुत बुरा हुआ वगैरह, देखिए किसी के मरने पे मैं साफ साफ बोलूंगा बहुत बुरा हुआ, बट चार्ली कर्क की जो आइडियोलॉजी थी वो इंडिया के काफ़ी हद तक अगेंस्ट थी। ये साफ साफ कहते रहे कि अमेरिका को और ज़्यादा इंडियंस की आवश्यकता नहीं है। और रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे कई इंडियंस ने पीटर नवार्नो को जवाब देना स्टार्ट कर दिया था, तो चार्ली कर्क ने कहा कि कई इंडियंस आज के समय ये टारगेट कर रहे हैं मागा को, तो ये इंडिया फ्रेंडली बिल्कुल नहीं थे। इनका उल्टा काम था कि अमेरिकन जो वाइट पॉपुलेशन उनको ये बताना कि इंडियंस भी इनके अगेंस्ट हैं। बट ओवरऑल देखिए चार्ली कर्क डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फुट सोल्जर थे। और चार्ली कर्क को किसने मारा, अब देखो चार्ली कर्क को मारा कैसे, ये भी एक डिबेट कर रहे थे, बहुत सारा क्राउड था वहां पर, अचानक से एक आदमी आता है, इनको गोली मार के चला जाता है। एफबीआई अभी तक पकड़ नहीं पाई है उस आदमी को कि चार्ली कर्क को आखिर गोली मारी किसने है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट के देखिए अब जो भी आप कह लीजिए 31 साल के थे वो, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, एक फैमिली छोड़ के गए हैं। ये एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बोलूँ तो एक ट्रेजेडी है अपने आप में। बट चार्ली कर्क की जो विचारधारा थी, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, ये प्रो इंडिया बिल्कुल भी नहीं थी। और डोनाल्ड ट्रंप को ऑब्वियसली आज के समय काफ़ी सदमा लगा है चार्ली कर्क के मरने पर, और अमेरिकन राइट विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उनको अब ये लग रहा है कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया जा रहा है। लेफ्ट विंग की पहले स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि जो भी राइट विंग के लोग हैं उनको गालियां निकालो, उनको अपशब्द बोलो। उससे अब जब काम नहीं बन रहा तो अब ये लोग यहाँ पर असैसिनेशंस करने पे आ गए हैं कि जो प्रोमिनेंट वॉइसेस हैं राइट विंग की उनको मारना स्टार्ट कर दो। तो इससे अब ये भी होता है, एक को मारा है, कई लोग डर जाएंगे ये दृश्य देखकर, कई लोग पब्लिक में कम आना अब पसंद करेंगे, क्योंकि यूएस में आपको पता है बंदूकें तो हर जगह हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप चार्ली कर्क के बारे में बात करेंगे। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation,
joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever, to share his love of country and to spread the simple words of common sense. तो जैसे आपने सुना, चार्ली बेसिकली पूरे देश में जाकर कैंपसेस में वार्तालाप करते थे, कई मिलियंस को डोनाल्ड ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है, राइट विंग आइडियोलॉजी, उसकी तरफ लेके जाते थे। और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी गुस्सा हैं आज के समय इस बात को लेकर के ही इज़ डेड। और इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी यूज़ करी है कि दिस इज़ ए डार्क मोमेंट इन अमेरिकाज हिस्ट्री। अब इसके बाद देखना ये होगा कि क्या लेफ्ट विंग के जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं यूएसए में, उनको भी राइट विंग के लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, यूएसए में गन ओनरशिप आज भी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास यूएसए में गन्स हैं। तो अगर ये लोग पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, तो फिर मामला कहाँ जाकर रुकेगा। और अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि टाइम मैगजीन भी क्यों पब्लिश कर रहा है दिस इज वॉर। ऑनेस्टली एज एन इंडियन मैं ये सब चीज़ें अगर देखूं, मैं सिर्फ एक ही बात यहाँ पर बोलूँगा, एज इंडियंस हमको बिल्कुल ये सब देखकर केयरफुल रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, कोई राइट विंग का हो, लेफ्ट विंग का हो, इन दी एंड वी आर ऑल इंडियंस। आज के समय ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं जो पॉलिटिक्स के नाम पर मतलब खूब कंटेंट बनाते हैं और लोगों को आपस में लड़वाते हैं, उनका काफी फायदा होता है। आप सबको मैं बोलूंगा, चाहे कोई किसी भी विचारधारा का हो, इन दी एंड दे आर ऑल इंडियंस। एक दूसरे को कभी भी अपशब्द यूज करना या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट बात करना, इट्स नेवर अ गुड आइडिया। कोशिश हमारी हमेशा ये होनी चाहिए एज यूनाइटेड पीपल, चाहे हम किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, हाउ कैन वी ऑल बेनिफिट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बाकी राइट विंग लेफ्ट विंग में ज्यादा कोई अगर घुस जाता है तो फिर इवेंचुअली देश का यही हाल होता है। और आई थिंक आने वाले टाइम में यूएसए को काफी ज्यादा मुश्किल दिन भी देखने होंगे। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करने वाली है एक युद्ध अभ्यास में जिसका नाम है जपाड 2025। आपको बताना है जपाड 2025 कौन सा देश होस्ट कर रहा है, किस देश में भारतीय सेना जाएगी इस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एक डेटा एनालिस्ट साल का कितना कमाता है? आप अगर वेरियस वेबसाइट्स देखो, चाहे ग्लासडोर देख लीजिए, इंडीड देख लीजिए, कोई और वेबसाइट, हर जगह आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऑन एवरेज एक फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है 4 से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम एज ए डेटा एनालिस्ट। क्योंकि डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनीज एक्सपैंड कर रही है और डेटा को समझने के लिए हर कंपनी को हर सेक्टर में, चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एवरीवेयर डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि एक डेटा एनालिस्ट बने कैसे? करियर 247 आपकी हेल्प कर सकता है विद आवर स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिस्ट विद जनरेटिव एआई कोर्स। आज के समय जो भी कोर्सेज करियर 247 लेके आ रहा है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज भी दी जाए, क्योंकि बिना एआई की नॉलेज के आप ना एक अच्छे डेटा एनालिस्ट, ना डेटा साइंटिस्ट या फिर एक डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। यू डेफिनेटली नीड एआई टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। आपको करना सिंपली यहाँ पर ये है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।